कभी सोचा है कि भारत का जो पॉलिटिकल मैप हम आज देखते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? जी नहीं, ये नक्शे, ये सरहदें वक्त के साथ बदली हैं। और इसी बदलाव की कहानी को समझने के लिए चलिए आज भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश के सफर पे चलते हैं। अब जरा इस पुराने नक्शे पर एक नजर डालिए। आज के मध्य प्रदेश से कितना अलग दिखता है ना? एकदम एक पहेली जैसा। इसमें रियासतें हैं, ब्रिटिश प्रांत हैं और न जाने कितने अलग अलग शासन। तो भाई सवाल तो बनता है कि इस बिखरे हुए नक्शे से वो एक राज्य कैसे बना जिसे आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखिए, एक स्टेट के तौर पर बनने से बहुत पहले भी ये इलाका हमेशा से भारत का दिल ही था। सोचकर देखिए, एक ऐसा चौराहा जहां बड़े बड़े साम्राज्य आकर मिले, जहां संस्कृतियां आपस में घुल मिल गईं और जो न जाने कितनी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा। और जानते हैं, यही गहरी विरासत इसके बनने की कहानी को और भी ज्यादा मजेदार बना देती है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूं तो चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है क्या, 1947 से पहले मध्य प्रदेश नाम का कोई राज्य था ही नहीं। नक्शे पर इसका कोई वजूद नहीं था। ये बस एक आइडिया था जिसे अभी असलियत बनना था। तो चलिए कहानी की शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश आखिर बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम ट्रैवल करना होगा। चलना होगा आज़ादी से ठीक पहले के दौर में। चलिए देखते हैं कि उस वक्त का पॉलिटिकल सीन कैसा था। ये इलाका ना पावर का एक अजीब सा मिक्सचर था। एक तरफ तो थे सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, जो सीधे ब्रिटिश हुकूमत के अंडर थे, और दूसरी तरफ थी भोपाल, ग्वालियर और इंदौर जैसी बड़ी बड़ी रियासतें जो अपने हिसाब से चलती थीं। और इनके अलावा विंध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे जरूरी इलाके भी थे। सच में एक उलझी हुई पॉलिटिकल पहेली थी ये। तो जाहिर सी बात है, सवाल तो मन में आएगा ही कि भाई इतने सारे अलग अलग हिस्से जिनकी अपनी हिस्ट्री, अपने राजा महाराजा थे, उन्हें एक साथ लाकर एक अकेला राज्य बनाना ये कैसे मुमकिन हुआ? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सोची समझी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था, बल्कि ये 4 बड़े पड़ावों से गुजरा, और इन्हीं पड़ावों ने इस पूरे इलाके की शक्ल हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन चारों पड़ावों को एक एक करके समझते हैं। ये समझिए कि ये मध्य प्रदेश के बनने की कहानी के 4 सबसे जरूरी चैप्टर हैं। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारे आज के सफर का पूरा रोड मैप है। हम शुरुआत करेंगे 1947 से पहले के उस बिखरे हुए दौर से। फिर देखेंगे कि आज़ादी के बाद चीज़ें कैसे जुड़नी शुरू हुई। फिर पहुंचेंगे 1956 में, जब एक बहुत बड़ा राज्य बना। और आखिर में बात करेंगे 2000 में खींची गई आज की सरहदों की। तो अब जरा उन ऐतिहासिक लम्हों पर गौर करते हैं जिनकी वजह से वो मध्य प्रदेश बना जिसे हम आज जानते हैं। इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया वो था साल 1956, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये कानून एक असली गेम चेंजर था। इसके पीछे का आइडिया उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ा था। राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर दोबारा बनाई जाएंगी। क्यों? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो, कल्चरल पहचान मजबूत हो और सरकार असरदार तरीके से काम कर सके। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 1 नवंबर 1956। इसी कानून के तहत सेंट्रल प्रोविंसेस, विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत, इन सब को मिलाकर एक बहुत बड़े नए राज्य ने जन्म लिया और उसे नाम दिया गया मध्य प्रदेश। ये था इस मॉडर्न स्टेट का पहला रूप। और एक मजेदार फैक्ट, इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पता है क्या हुआ? अगले 44 सालों तक एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य बना रहा, पूरे 44 साल। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी थी। 21वीं सदी की शुरुआत में एक और बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हुआ ये कि साल 2000 में बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा था, जो मिनरल्स यानी खनिज से भरपूर था, उसे अलग करके एक नया नवेला राज्य बना दिया गया, छत्तीसगढ़। और बस इसी बंटवारे ने मध्य प्रदेश को वो नक्शा दिया जो आज हमारे सामने है। तो इस तरह इस लंबे और ऐतिहासिक सफर के बाद हम पहुंचते हैं आज के मध्य प्रदेश तक, जिसका अपना एक अलग भूगोल है, अपनी एक खास पहचान है। रियासतों और प्रांतों के मिश्रण से लेकर आधुनिक भारत का हृदय बनने तक मध्य प्रदेश की कहानी एक परिवर्तन की कहानी है। वाकई ये लाइन इस पूरे सफर को कितनी खूबसूरती से बयां करती है।
ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने की बात नहीं थी, ये तो कई पुरानी पहचानों को साथ लाकर एक नई पहचान बनाने की कहानी थी। और इस सब हमें एक आखिरी और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पहले जुड़ने और फिर बंटने के इस अनोखे सफर ने, जहां इतनी सारी संस्कृतियां एक साथ आकर मिली, उसने आज के मध्य प्रदेश के यूनिक कैरेक्टर को कैसे शिकल दी है, ये वाकई में सोचने वाली बात है ना? अच्छा, आज जिसे हम भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश कहते हैं ना, वो हमेशा से ऐसा बिल्कुल नहीं था। 1947 के बाद की बात करें तो ये रियासतों और प्रांतों का एक कह सकते हैं एक उलझा हुआ नक्शा था। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि आज का मध्य प्रदेश आखिर बना कैसे। तो ये देखिए, ये जो नक्शा है, ये है 1947 के बाद का मध्य भारत। एकदम पहेली जैसा लग रहा है ना, अलग अलग रंग, अलग अलग टुकड़े। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये सब जुड़कर एक कैसे हुए? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें सबसे पहले इसके सबसे बड़े टुकड़े को देखना होगा। और ये वो हिस्सा था जो सीधे सीधे अंग्रेजों के शासन की विरासत था। अब जरा नक्शे पर इस बड़े से हिस्से पर गौर कीजिए। यही था पार्ट ए स्टेट। इसकी बुनियाद रखी गई थी ब्रिटिश राज के सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार पर। मतलब उस वक्त की ये सबसे बड़ी और सबसे अहम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी। तो सवाल उठता है कि इस पार्ट ए में आखिर था क्या-क्या? देखिए, इसमें सिर्फ सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार ही नहीं थे, बल्कि महाकौशल, छत्तीसगढ़, बघेलखंड और तो और दंडकारण्य की रियासतें भी इसमें मिला दी गई थी। सोचिए, ये कितना बड़ा मर्जर रहा होगा। अब इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक सेंटर तो चाहिए था, एक राजधानी, और वो जिम्मेदारी मिली नागपुर को। और इस नई इकाई की कमान किसने संभाली? वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, जो इसके पहले मुख्यमंत्री बने। और एक मजेदार बात यह भी है कि 15 अगस्त 1947 को नागपुर के मशहूर सीताबर्डी किले पर तिरंगा भी इन्होंने ही फहराया था। तो ये तो हुई पार्ट ए की कहानी। अब आते हैं दूसरे टुकड़े पर। और ये कहानी तो और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इसमें कई ऐतिहासिक रियासतों को एक साथ लाने का चैलेंज था। अब चलिए नक्शे के उत्तर पश्चिम की तरफ नजर डालते हैं। यहाँ दर्जनों, जी हाँ दर्जनों छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर एक नया राज्य बनाया गया। नाम दिया गया मध्य भारत, और यही था हमारा पार्ट बी स्टेट। और ये नंबर देखिए, 22। पूरी 22 रियासतें। ये कोई मामूली काम नहीं था। और इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने की पहल की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन सभी को एक साथ लाना एक बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार सिचुएशन बनी। उस वक्त की दो सबसे पावरफुल रियासतें थीं, ग्वालियर और इंदौर। तो दोनों के बीच पावर बैलेंस कैसे बने? इसके लिए एक बड़ा ही अनोखा हल निकाला गया, 2 राजधानियों का। तय हुआ कि 6.5 महीने के लिए ग्वालियर विंटर कैपिटल होगी और 5.5 महीने के लिए इंदौर समर कैपिटल। कमाल का जुगाड़ था, है ना? और इस समझौते को और पुख्ता करने के लिए ग्वालियर के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया को बनाया गया राज प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट, और इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर द्वितीय बने उपराज प्रमुख। तो ये सब हुआ कैसे, कब हुआ? चलिए इन सारी घटनाओं को एक टाइमलाइन पर सेट करके देखते हैं, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो कहानी कुछ यूं आगे बढ़ी। 15 अगस्त 1947 को पंडित रविशंकर शुक्ल ने नागपुर में झंडा फहराया, जो पार्ट ए राज्य की एक तरह से शुरुआत थी। फिर अगले ही साल 22 अप्रैल 1948 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब 22 रियासतों के शासकों ने एक साथ आने के एग्रीमेंट पर साइन किए। और फिर ठीक एक महीने बाद 28 मई 1948 को मध्य भारत राज्य का बाकायदा उद्घाटन कर दिया गया। तो अब तक जो तस्वीर बनी है वो काफी उलझी हुई है, और सबसे बड़ी बात अभी भी अधूरी है। तो 1950 तक आते आते सिचुएशन कुछ ऐसी थी। मध्य भारत असल में 3 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। पहला था पार्ट ए, जिसकी राजधानी थी नागपुर। दूसरा था पार्ट बी, जिसकी 2 राजधानियां थीं, ग्वालियर और इंदौर। और एक तीसरा हिस्सा भी था, पार्ट सी, यानी विंध्य प्रदेश, और इसकी राजधानी थी रीवा। और ये नक्शा इसी कहानी को साफ साफ दिखाता है। 1950 तक मध्य भारत बस एक नाम था। असल में इसके अंदर कई अलग अलग राज्य थे। सबकी अपनी सरकारें, अपने नेता और अपनी एक अलग पहचान थी। तो सोचिए, 3 क्षेत्र, 3 सरकारें, और ये सब एक ही नक्शे पर।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, कौन सी वो कड़ी थी जिसने इन सबको जोड़कर एक कर दिया। खैर, ये कहानी हमें 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तक ले जाती है, पर वो किस्सा फिर कभी। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, मध्य प्रदेश के बनने की कहानी। ये किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। आप सोचिए कि कैसे कई अलग अलग टुकड़ों को जोड़ा गया और उनसे एक इतनी बड़ी तस्वीर, मतलब एक पूरा राज्य बना। सवाल तो बड़ा है ना, कि आखिर एक राज्य बनाया कैसे जाता है। यह सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींच देने जैसा काम तो बिल्कुल नहीं है। इसमें इतिहास जुड़ा होता है, भाषा होती है और सबसे बढ़कर लोगों की अपनी पहचान शामिल होती है। तो हमारी कहानी का जो ब्लूप्रिंट है ना, वो भी ऐसे ही कुछ जरूरी दस्तावेजों और रिपोर्ट्स में छिपा हुआ है। यही हमें बताएगा कि आज जो हम मध्य प्रदेश देखते हैं वो असल में बना कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज हम जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम 1956 से पहले की बात करें तो सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत का पॉलिटिकल मैप काफी अलग दिखता था। मतलब ये कोई एक सिंगल राज्य नहीं था, बल्कि कई छोटी बड़ी रियासतों और प्रांतों का एक मिलाजुला रूप था। आप समझ सकते हैं कि हर किसी का अपना शासन था, अपने नियम थे और अपनी अलग पहचान थी। और इस बड़ी पहेली के दो बहुत ही जरूरी टुकड़े थे। पहला था विंध्य प्रदेश। सोचिए, ये 38 रियासतों को मिलाकर बना था। ये एक पार्ट सी स्टेट था। अब पार्ट सी का मतलब है कि ये उस वक्त की एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी थी जिसे सीधे केंद्र सरकार कंट्रोल करती थी। और दूसरा बड़ा टुकड़ा था भोपाल राज्य, जो 1 जून 1949 को भारत में शामिल हुआ था। तो सवाल उठता है कि इन सब अलग अलग टुकड़ों को एक साथ लाया कैसे गया। इसका जवाब मिलता है एक कमीशन के बनने में। एक ऐसा कमीशन जिसे भारत का नक्शा एक तरह से फिर से बनाने का काम दिया गया था। ये था राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका मेन मकसद था भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाना। इसके पीछे सोच ये थी कि अगर एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में होंगे तो उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आसान होगा, आपस में बातचीत करना आसान होगा और अपनी कल्चरल पहचान को बनाए रखना भी आसान होगा। तो ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स में हुआ। 1953 में कमीशन बना, 1955 में उसने अपनी रिपोर्ट दी और फिर 1956 में उसकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया। और बस इसी एक फैसले ने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब इस पूरे प्लान के तहत पहेली के वो सारे बिखरे हुए टुकड़े एक साथ आए और एक नए बहुत बड़े राज्य का जन्म हुआ। जी हाँ, वो तारीख थी 1 नवंबर 1956। इसी दिन विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और सेंट्रल इंडिया के दूसरे हिस्सों को मिलाकर बना आधुनिक मध्य प्रदेश। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि सब कुछ जोड़ा ही जा रहा था। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक लेन देन था। एक तरफ मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश और भोपाल को शामिल किया गया, तो दूसरी तरफ इसके 8 मराठी बोलने वाले जिले बॉम्बे राज्य यानी आज के महाराष्ट्र को दे दिए गए। इतना ही नहीं, राजस्थान के साथ भी कुछ इलाकों का लेन देन हुआ। और इस सारे जोड़ घटाव के बाद जो राज्य सामने आया, जरा उसका साइज सोचिए। 4,43,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। उस वक्त ये एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अब जाहिर है, हर नए राज्य को एक लीडर और एक कैपिटल की जरूरत होती है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल नए मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और भोपाल को इसकी राजधानी चुना गया। पर रुकिए, कहानी 1956 पर ही खत्म नहीं हो जाती। राज्य की बाहरी बाउंड्री तो तय हो गई थी, लेकिन उसका जो अंदर का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप था वो लगातार बदलता रहा, इवॉल्व होता रहा। देखिए, जब 1956 में राज्य बना तो इसमें 43 जिले थे। फिर 1972 तक ये बढ़कर 45 हो गए और 1998 आते आते ये संख्या 61 तक पहुंच गई। ये साफ दिखाता है कि राज्य अंदर से भी एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरतों के हिसाब से लगातार बढ़ रहा था। और इस ग्रोथ के पीछे कुछ बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले थे, जैसे 1972 में भोपाल और राजनांदगांव ये 2 नए जिले बने। फिर जैसे जैसे आबादी बढ़ी, विकास की ज़रूरतें बढ़ी, तो BR दुबे कमीशन और सिंहदेव कमेटी जैसे कमीशन बने। और इन्हीं की सिफारिशों पर सिर्फ 1998 में एक ही साल में 16 नए जिले बनाए गए। तो जब हम इस पूरी यात्रा पर नज़र डालते हैं,
बिखरे हुए टुकड़ों से शुरू होकर एक विशाल और लगातार बढ़ते हुए राज्य तक। ये वाकई में एक कमाल की कहानी है। तो इस पूरी कहानी से क्या बातें सामने आती हैं? पहली बात तो ये कि एक बड़ा यूनिफाइड राज्य बिखरे हुए हिस्सों से बनाया गया। दूसरी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसका पूरा खाका तैयार किया। तीसरी बात, ये जो बनना था ये एक स्ट्रेटेजिक लेन देन की प्रक्रिया थी। और सबसे जरूरी चौथी बात कि किसी राज्य का नक्शा पत्थर की लकीर नहीं होता, ये एक जीती जागती चीज है जो समय के साथ बदलती रहती है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर पिछले 50-60 सालों में नक्शे पर इतना कुछ बदल गया है, तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि आने वाले 50 सालों में भारत का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना तो बनता है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश का नक्शा हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज है? आज हम पिछले 2 दशकों की एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे और देखेंगे कि कैसे प्रशासनिक बदलावों ने इस राज्य को इसका आज का स्वरूप दिया है। ये सिर्फ सीमाओं के बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि विकास और पहचान की भी कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश को अपना आज का नक्शा मिला कैसे? ये सुनने में तो एक सीधा सा सवाल लगता है, लेकिन इसका जवाब प्रशासनिक फेरबदल और कई ऐतिहासिक फैसलों की एक पूरी सीरीज में छिपा हुआ है। चलिए इस पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है साल 1998 से। ये वो दौर था जब मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से एक बहुत ही विशाल राज्य हुआ करता था और बेहतर प्रशासन के लिए इसके अंदर ही विस्तार किया जा रहा था। देखिए, 1998 में बेहतर शासन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के मकसद से 7 नए जिले बनाए गए। और हाँ, ये वो जिले हैं जो बाद में हुए बंटवारे के बाद भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा बने रहे। ये एक तरह से राज्य के प्रशासनिक ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश थी। इस विस्तार के बाद अविभाजित मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या पहुंच गई थी 61 पर। सोचिए कितना बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र रहा होगा। और फिर आता है साल 2000, एक ऐसा साल जिसने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक विभाजन का पल था जिसने मध्य प्रदेश को एक बिल्कुल नई भौगोलिक और प्रशासनिक पहचान दी। हुआ ये कि 1 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नए राज्य का जन्म हुआ, छत्तीसगढ़। इसे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके बनाया गया था और इस एक फैसले ने मध्य प्रदेश के भूगोल को जड़ से बदल कर रख दिया। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इस बंटवारे में मध्य प्रदेश के 3 संभाग और 16 जिले सीधे सीधे नए राज्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गए। इसका मतलब था कि राज्य का आकार और उसका प्रशासनिक ढांचा दोनों ही काफी छोटे हो गए। तो इस बड़े पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश के पास बचे 45 जिले और यहीं से हमारी आज की कहानी का मतलब आधुनिक मध्य प्रदेश के विकास का नया चैप्टर शुरू होता है। बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश ने खुद को फिर से संगठित करना शुरू किया। अब देखते हैं कि इस नए राज्य ने अपने अंदरूनी प्रशासनिक ढांचे को कैसे बढ़ाया। 15 अगस्त 2003 को राज्य के नक्शे में 3 नए नाम और जुड़ गए, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। इन जिलों को बड़े जिलों से काटकर बनाया गया था ताकि शासन लोगों के और करीब पहुंच सके और विकास की रफ्तार तेज हो सके। इन 3 नए जिलों के साथ ही बंटवारे के बाद पहली बार राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 48 हो गई। 2008 में ये विस्तार का सिलसिला जारी रहा और इस बार तो सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही 2 नए जिले बना दिए गए। पहले अलीराजपुर और उसके ठीक बाद सिंगरौली। ये दोनों ही आज अपने अपने क्षेत्रों के जरूरी प्रशासनिक और औद्योगिक केंद्र हैं। और सिंगरौली के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश ने जिलों की संख्या में एक अहम पड़ाव पार किया। अब राज्य में 50 जिले हो चुके थे। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। चलिए अब देखते हैं कि राज्य ने अगले दशक में अपने नक्शे को आखिरी रूप कैसे दिया। 2013 में शाजापुर से अलग करके आगर मालवा को प्रदेश का 51वां जिला बनाया गया। ये फैसला भी स्थानीय मांगों और बेहतर प्रशासनिक पहुंच की जरूरत को देखते हुए लिया गया था। और इसी के साथ जिलों की गिनती बढ़कर हो गई 51।
और अब तक का सबसे नया जिला निवाड़ी 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर बना। इसने राज्य को जिलों की आज की संख्या तक पहुंचाया। तो ये है आज का मध्य प्रदेश, कुल 52 जिलों के साथ। तो 1998 से आज तक मध्य प्रदेश ने एक लंबा सफर तय किया है। आइए इस पूरी विकास यात्रा को एक नज़र में फिर से देख लेते हैं। साल 2000 के बाद मध्य प्रदेश में जिलों के बनने का सिलसिला लगातार चलता रहा। 2003 से लेकर 2018 तक हर कुछ सालों में प्रशासन को और असरदार बनाने के लिए नए जिले जोड़े गए, जिससे कुल मिलाकर 7 नए जिले बने। हमारी ये पूरी कहानी आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है। ये दस्तावेज दिखाता है कि कैसे हर एक प्रशासनिक बदलाव को बहुत सावधानी से दर्ज किया गया है, जो हमें राज्य के विकास की एक साफ तस्वीर देता है। तो इसका निचोड़ ये है, छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश ने खुद को फिर से संगठित किया और सिर्फ 2 दशकों के अंदर 7 नए जिले बनाकर अपने प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत किया। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। 2 दशकों के इस लगातार विकास के बाद क्या मध्य प्रदेश का नक्शा एक बार फिर बदलेगा? विकास और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए ये मुमकिन है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।